सीख लिया। हालांकि ज्योतिष में और भी राशि, नक्षत्र और ग्रह के संदर्भ में बहुत सारे विस्तृत विशाल बातें हैं, लेकिन उनको अभी हम फिलहाल आपके सामने नहीं रखेंगे। जितना हमने आपके सामने उतनी बातें रखी जितना कि आपको बस कुंडली देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से जो हम कुंडली देखते हैं, उसके लिए जितनी बातें ग्रह, नक्षत्र और राशि के संदर्भ में हमें समझना चाहिए था, वह चीजें हमने मोटा मोटी तौर पर समझ लिया, है ना जी? जी आ गया ना आप लोगों को समझ में? अब चेतन जी, मनोज जी तो हर रोज क्लास में आते हैं। चेतन जी थोड़े बीच में कुछ दिन तक, कल और परसों, हाँ, दो दिन। मयूर जी भी कल और परसों आए नहीं थे। ठीक है जी। अब आज से हम भाव, जो 12 जो भाव है, पहले हम उसको भावों को समझते हैं कि बेसिकली भाव का मतलब क्या है, और उस तमाम जो 12 भाव है, जो घर है, जो खाने हैं, वहां से हम कैसे, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कैसे समझेंगे, और किस तरह से हम वहां पर एक एक करके ग्रह को बैठाएंगे, और किस भाव में ग्रह बैठने का मतलब क्या है, और वह उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से अपना शारीरिक, मानसिक, है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तो ये 3 प्रकार के जो ताप के बारे में जो बताया गया है, वो किस तरह से देता है, उसको हम सीखेंगे। तो आप लोग भी जरा मेरे साथ यहाँ पर इस 12 खाने आपने बनाना है। यहाँ पर ये हमारा एक, इस तरह से आप अपने कागज में लिखिए। और आज हम जस्ट ये जानेंगे कि अब संस्कृत के श्लोक तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, बट मैं उसके भाव, उसका जो अर्थ है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये बनाना भी मेरे लिए वैसे ही, अभी कोई विद्यार्थी आएगा और 3 सर सुनिए। चलिए, ये 12 भाव है। जैसे पहले ही दिन हमने बताया था, 360 अंश का हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये गोल सा। और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से ग्रह घूमते हैं। अगर यहाँ पर ग्रह आएगा तो इसे हमने मेष राशि को जाना था, आप लोगों ने वो जरूर आपने नोट किए होंगे, किन किन भाव में, भावों का नक्षत्र और उसका चरण क्या क्या है, आप लोगों को पता ही होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था। फर्स्ट हाउस का मतलब जो है मेष राशि है। जहां मेष राशि होगा वहां पर क्या होगा, अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी भाई साहब, मुझे बाद में फोन करना, ओके, अभी मेरा क्लास चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सारा आप लोगों ने नोट किया है ना? कृतिका के तीसरे, चौथे, दूसरा, तीसरा और चौथा, और रोहिणी, है ना, मृगशिरा के कुछ नक्षत्र, सेकंड हाउस हो गया वृष राशि। तो इसे आप लोगों ने पूरी तरह से याद रखना है, वो डायरी सामने रखना है। जैसे जैसे वो प्रसंग सामने आएगा वैसे वैसे आप उसको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से हमने क्या देखना है, वहां कोई भी ग्रह आए उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट हाउस में कौन ग्रह बैठा है और फर्स्ट हाउस में कौन सा राशि है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सबसे पहले फर्स्ट हाउस से हमारा मोटा मोटी तौर पर जिसको दिमाग में पक्का रखना चाहिए, वो है शरीर। शरीर, संपूर्ण शरीर का प्रतिनिधित्व फर्स्ट हाउस करता है। शरीर का, सभी शरीर का प्रतिनिधित्व पहला भाव करता है। शरीर हो गया, उसके बाद सिर, हमारा सिर फर्स्ट हाउस से हमारा सिर। हानि और खर्च, शरीर के लिए, प्रकृति और हमारे वातावरण के लिए जो भी मोटा मोटी जो बातें हैं,
वो तकरीबन हम जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली क्या क्या देखेंगे? डायरेक्टली हमने देखा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात हो रही है। डायरेक्ट में हमने देखा शरीर है, नोट कर रहे हैं आप लोग, शरीर का सिर है जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण रखता है, सिर, वो हम देखेंगे। हानि, विशेष जो हानि है, जब भी कहीं कुछ खास चीजों के ऊपर जिक्र करना होता है तो वहां हमें फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस अगर कमजोर होगा तो आपके या उस संबंधित व्यक्ति के जीवन में जो अहम चीज है उससे वो मतलब कि बाहर हो जाएगा। अगर कोई आदमी बीमार है, क्रिटिकल सिचुएशन में आपके पास आया है, उसके फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा कमजोर है ट्रांजैक्शन में, इसका मतलब क्या है? वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, इसका मतलब वो अपने समग्र जीवन को बचाने में वह ग्रह या उसका जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, वो सफल होंगे। तो फर्स्ट हाउस जो है सभी कुंडली का जननी है। पहला भाव फर्स्ट हाउस अगर सुधर गया तो अगर दूसरे सारे भाव अगर 70% प्रॉब्लम है दूसरे भाव में, 70% मान लो प्रॉब्लम है दूसरे भाव में, कहीं राहु बैठ के समस्या कर रहा है, कहीं केतु बैठ के कर रहा है, लेकिन पहला भाव 50% तक सफल है, ये बलि है, यहाँ का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र के स्वामी शुभ ग्रह में बैठा हुआ है, तमाम ऐसे चीजें जो फर्स्ट हाउस से जुड़े हुए जो बातें वो मजबूत है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई दूसरे घर बेशक कमजोर है लेकिन फर्स्ट हाउस क्या है? मजबूत है। इसका मतलब इस आदमी का कोई ज्यादा बाल न बांका कर सके जो जगवैरी होए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ऐसा आदमी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता जिसका पहले घर में अच्छा नक्षत्र, उस नक्षत्र के मालिक अच्छा है, वहां शुभ ग्रहों की दृष्टि है, उस भाव में बैठा हुआ जो राशि उसका मालिक स्ट्रांग है। अब इनडायरेक्टली फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखेंगे? तनु, तनु मीन्स संपूर्ण शरीर, रूप, मनोज जी का रूप कैसा है, रंगत कैसा है, वंश की क्या हिसाब किताब है, इसकी परिवार किस तरह का है, उस व्यक्ति का जो पन होता है ना, अपनत्वपन, अपनापन, जो आइडेंटिटी होती है किसी चीजों का, जैसे पानी में शीतलता है तो कितना शीतलता है पानी में, पानी का शीतलता ही तो सबसे सब कुछ है। जिस दिन शीतलता निश्चित रूप से ठहर नहीं गया, पानी में खत्म हो गया, समझ लो उस दिन पानी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अग्नि में जिस दिन दाहकत्व यानी जलाने के गुण खत्म होगा उस दिन अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी तरह जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस अगर अस्तित्व विहीन रहा, कमजोर रहा, तो पूरे हाउस का कोई मायने नहीं रहता। तो आपके स्वरूप, आपका जो रूप है वो रूप संपूर्ण आपके शरीर को क्या करता है? शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। आप बहुत स्मार्ट आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आता कुछ नहीं है, लेकिन आप बड़े स्मार्ट हो, पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जुगाड़ हो ही जाएगा, लग ही जाएगा। एक लड़की ही पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब है, लेकिन कमाल का स्मार्टनेस है उसमें, एकदम स्मार्ट है लड़की, दिखने में बहुत चांद जैसी लड़की है। तो चांद जैसी, चांदनी जैसी बनी हुई उसकी जो चेहरा है उतना ही पर्याप्त है उस लड़की के भाग्य सुधारने के लिए। इसीलिए आपके जीवन से जुड़े हुए जो अहम बातें हैं, जो भी अहम चीजें हैं, जो आपके जीवन में आपके भाग्य को, आपके सब कुछ चीजों को संवारने के लिए या बिगाड़ने के लिए अहम भूमिका निभाता है, वो सभी चीजों को हम फर्स्ट हाउस से दिखेंगे। सिर के चोट, सिर के चोट, मस्तिष्क में
ब्रेन में ऑक्सीजन की स्थिति, ब्रेन से संबंधित सभी व्याधि सभी हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। फर्स्ट हाउस का जो कारक ग्रह है वो कौन है? सूर्य है। कारक ग्रह के ऊपर हमने बात किया कि नहीं? सूर्य है। फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह है सूर्य। एक बात है, कारक ग्रह कारको भावनाशक, कारक ग्रह जहां बैठता है वो अपने भाव के विशेष फल को नष्ट करता है, लेकिन चूंकि वह जो भाव है उस कारक ग्रह के वो भाव में होने से वो भाव बड़ा बलवान भी होता है। इसको आप कुछ ऐसा ही समझ लो कि एक बच्चा है, वो पढ़ने में उतना होशियार नहीं है, पढ़ने के लिए चोरी करता है, पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उसके फादर, उसके मम्मी जो है या उसके पापा जिससे वो डरता है वह घर से दूर रहते हैं, निगरानी करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए बिगड़ गया था बच्चा। अब उसके मम्मी पापा दोनों घर में आ गए, मम्मी पापा दोनों घर में आए। अब उसको डर लगने लगता है, डर लगने लगा कि अगर मैं पढ़ा नहीं तो मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे, कुछ बोलेंगे। हालांकि मम्मी और पापा का घर में रहना उस बच्चे के लिए अच्छी बात है, हितकारी है। कुछ ऐसी सिचुएशन, कारक ग्रह का अपने कारक स्थान में रहना है। लग्न भाव में अगर सूर्य ग्रह बैठता है तो लग्ने स्थित दिनकर कुरुतेंग पीड़ा, तो सूर्य यहाँ होने से अंग पीड़ा देता है, ऐसा बताया जाता है। इसको अभी आप मत लिख लीजिएगा, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन सूर्य अगर लग्न में होता है, चूंकि कारक स्थान में बैठा हुआ है, तो इसके समग्र, अभी जो हमने बात किया था, सूर्य लग्न में हो तो इसका जैसे पानी में शीत गुण है, जब तक है तब तक पानी का अस्तित्व है। अग्नि में दाह्यकत्व यानी जलाने का गुण है, जब तक है तब तक अग्नि का अस्तित्व है। ऐसे ही लग्न में कारक ग्रह है तो वो समग्र उस व्यक्ति के जीवन, उसके भाग्य, उसके स्वरूप, उसके अहमपन को सुरक्षित रखने वाला है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे जरा सेकंड हाउस, जिसका नंबर है 2 नंबर लिखा होता है। 2 का मतलब है शुक्र, मगर यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखेंगे? सेकंड हाउस से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करेंगे हर भाव में। डायरेक्टली धन यानी आपके संपत्ति देखेंगे, संपत्ति भी जो स्थिर संपत्ति है, जो स्थायी संपत्ति है उसको देखेंगे। स्थिर संपत्ति को हम सेकंड हाउस से देखेंगे और जो अस्थिर संपत्ति है उसे हम 11th हाउस में देखेंगे। आपके जेब में, आपके पॉकेट में हमेशा कितना रुपए पैसा रहता है? कुछ लोग होते हैं संपत्ति तो बड़ा अच्छा रहता है लेकिन कंजूस होते, जेब में पैसे नहीं रहता, तो उसका भी हम 11th हाउस से देखेंगे। तो आपके बैंक बैलेंस कितना है उसे सेकंड हाउस से देखना है। आपके घर में पैसे कितने आते हैं, है ना, पैसों का आना जाना कितना लगा रहता है, बैंक से निकालना, बैंक में डालना, कुछ जो अमाउंट है हर महीने, हर रोज, हर 10 दिन में कितना होता है, उसे हम 11 भाव से देखेंगे। तो चूंकि अभी हम सेकंड हाउस से देख रहे, तो यहाँ 2 चीजें विशेष ध्यान देना है, धन और वाणी। वाणी मीन्स आपकी बातें, आप बोलने में कैसे हो। अगर कोई तोतला के बोलता है, अच्छा लोग होते हैं ना तोतला के बोलने वाले, तोतली वाणी होते किसी किसी, वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। तो बेसिकली सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखेंगे? डायरेक्टली धन और वाणी। किसी अगर सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस में अगर कोई ग्रह है तो वह ग्रह उसके इन दोनों चीजों के ऊपर अपना विशेष प्रभाव डालेगा, एक धन के ऊपर, दूसरा वाणी के ऊपर। एक धन के ऊपर, दूसरा वाणी के ऊपर। ठीक है जी। I don't have a body, but you can imagine. धन और वाणी दूसरे से। इसके कारक ग्रह होते हैं बुध। बुध जो है वो वाणी का कारक है। मैंने कल परसों बताया था ना बुध के संबंध में। बुध जो है वाणी का भी कारक है और धन का भी कारक है। बृहस्पति
धन का कारक ग्रह है। स्थिर जो संपत्ति है मैंने बताया था ना, बृहस्पति का है। तो बृहस्पति का संबंध दूसरे भाव से हो तो धन से संबंधित विशेष बेनिफिट उसको देगा। बुध का संबंध दूसरे भाव से हो तो धन से संबंध वाणी से संबंधित विशेष व्यवस्था देगा। कहीं पर भी बुध कमजोर है तो कमजोर होने से दूसरे भाव से संबंधित कमजोरी देगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए ये 5 है। एक उदाहरण दे रहे हो क्योंकि उदाहरण ही हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण ये जो है ना ज्योतिष में मायने रखता है। ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, 1 2 3। हाँ जी, अब मान लीजिए बृहस्पति यहां पर बैठा हुआ है और शनि यहां पर बैठा हुआ है, बुध भी यहीं पर बैठा हुआ है। अब आप लोग वो सारा वो डायरी को टटोलना, हाँ, जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया था। अब सबसे पहले आप बताइए कि बृहस्पति यहाँ किस नक्षत्र में हो सकता है? बृहस्पति किस नक्षत्र में हो सकता है यहाँ पर बताइए। आपने अपने ऑडियो को खोलिए। अब आप मीन अपनी राशि में नहीं, राशि तो है, मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था इसको। मेष राशि का मतलब है अश्विनी, भरणी और कृतिका का फर्स्ट चरण। हाँ। मीन राशि का मतलब क्या होगा? देखिए उसको टटोल के देखिए। मीन राशि का मतलब क्या हुआ? एक मिनट है गुरु जी। कुलदीप जी, सुनील जी, पूरा आप अपने मयूर जी, आप अपने कैमरे को उसको खोलिए, ऑडियो को। मीन राशि में बृहस्पति बैठा है तो अपने घर में बैठा है। ओ मीन राशि का मतलब है उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद के चौथा चरण, उत्तर भाद्रपद का पूरा और रेवती का पूरा। बृहस्पति इन नक्षत्र में हो सकता है। पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण का मालिक है बृहस्पति, उत्तर भाद्रपद का मालिक है शनि, रेवती का अपना आपका रेवती नक्षत्र का मालिक है बुध। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति अगर बुध के नक्षत्र में होगा, देखिए जरा हम कुंडली को कैसे यहाँ विश्लेषण करेंगे। अगर बृहस्पति बुध के नक्षत्र में होगा, रेवती नक्षत्र में अगर यहाँ बृहस्पति है, तो बृहस्पति अपने मीन राशि में बैठा हुआ है। मीन राशि में बैठा हुआ है बृहस्पति, लेकिन नक्षत्र किसके नक्षत्र में बैठा? ये बुध के नक्षत्र में बैठा। बैठा कि नहीं बैठा? जी हाँ। बुध यहाँ पर उच्च है, उच्च है या नीच है? उच्च है। उच्च है, हाँ?
बुध यहाँ पर उच्च है, उच्च है या नीच है? उच्च है, उच्च। आप पहले उधर देखिए ना, मेरे बातों में मत आइए। आप कल परसों जो मैंने बताया था उसको देखिए। किसी ने कह दिया कि भाई आपके कौवा ने कान ले गया, तो आप कौवा को देखोगे या कान को पहले देखोगे? बुध यहाँ उच्च है या नीच है? कल या परसों ही हमने बताया था। बुध उच्च कहाँ होता है, किस राशि में होता है? बुध उच्च बुध। चेतन जी, आप लोगों को मैंने कहा था कि एक बड़ा सा एक पेज ले लो, उसमें छोटे छोटे राइटिंग उसको लिखिए। बरोबर गुरुजी, आप बोलेंगे। बुध मीन राशि, कन्या राशि में उच्च होता है। हाँ मयूर जी, कन्या राशि में उच्च का होता है। कितने डिग्री में, कितने अंश में तक होता है? 15 अंश, 15 अंश। तो बुध मीन राशि में बैठा हुआ है। 0 to 15। नीच, नीच का होगा। हाँ, बुध हो गया नीच मीन राशि में, लेकिन बृहस्पति जो है उसका मालिक है और आके बैठ गया। अब इसे हम बोलेंगे बुध का नीच भंग योग। इसे हम राजयोग नहीं बोलेंगे, बट ये नीच, बुध का नीच भंग हो गया। उसका जो नीचत्व है, क्योंकि जिस घर में बैठने से नीच होता है, अगर उसी घर का मालिक भी साथ में अगर बैठे और वो शुभ भाव शुभ ग्रह हो, तो उसका जो नीचपन है वो खत्म हो जाता है। अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा है, बुध के संदर्भ में हमने बताया था, यह जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही विचार ये रखता है। तो एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है बृहस्पति। अष्टम भाव जो होता है वो इंस्टेंटली अपना बेनिफिट देने वाला होता है। तो बृहस्पति का नजर देखिए, अब क्या है, बृहस्पति और बुध ये दोनों ही धन स्थान का कारक ग्रह है। यहाँ शनि की नजर है जो सप्तम का मालिक है, सप्तम का मालिक है शनि, और उसकी नजर है यहाँ। इसका मतलब क्या होगा, इस आदमी के खजाने में संपत्ति अचानक आएंगे। बृहस्पति आपने घर में बैठ करके धन स्थान को देखता है। देखिए जरा, कल हमने दृष्टि के बारे में देखा था, बृहस्पति कहाँ कहाँ देखता है कुलदीप जी? इसको सीखने का तरीका ही तो यही है ना जी, सिर्फ लेक्चर सुनने से बात नहीं बनेगी। सूर्य चंद्र मंगल में देखता है। सूर्य चंद्र मंगल मतलब बृहस्पति 5, 7, 9 भाव में देखता है अपने स्थान से। अब जरा उस भाव को यहाँ से गिनिए। बृहस्पति 12 में बैठता है, तो 12 यानी 1, ये जो 12 यानी अष्टम भाव 1, नवम भाव 2, ये 3, 4, 5। तो यहाँ पर बृहस्पति की एक नजर है। 6, 7 यहाँ दूसरी नजर है। 8, 9 यहाँ तीसरी नजर है बृहस्पति की। तो बृहस्पति एक तो द्वादश भाव को देखता है, संपत्ति का मालिक है और व्यय भाव को देख रहा है, तो वो ज्यादा व्यय होने नहीं देता। बृहस्पति संपत्ति का मालिक है और धन भाव में देखता है, अपने कारक स्थान में बृहस्पति की नजर है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसकी संपत्ति की स्थिति अच्छी है। बुध जो है वह भी सेकंड हाउस का मालिक है। यहाँ पर देखिए जरा 6, हालांकि वो नीच का जरूर है, मगर बृहस्पति के साथ बैठने से उसकी नीचता खत्म हो गया है, क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठने से नीच हो रहा है। अब बृहस्पति जो है वो बुध के नक्षत्र में भी है और बुध के साथ भी है।
तो बृहस्पति में बुध, बृहस्पति जो है बुध के ऊपर विशेष प्रभाव डाल रहा है। अब बुध जो है वो कन्या राशि दूसरे भाव का मालिक है और 11th हाउस का मालिक है। ये दोनों ही एक स्थिर संपत्ति का स्थान है और एक अस्थिर संपत्ति का स्थान है। यानी कि बृहस्पति इस व्यक्ति की कुंडली में दोनों प्रकार के संपत्ति में अपना अच्छा दृष्टि दे रहा है। मनोज जी आपको आया समझ में? मयूरा जी आया आपको समझ में? नहीं आया? नहीं है। नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताइए? मनोज जी अब आप बताइए, जो मैंने अभी बताया उसको आप एक्सप्लेन करिए जरा। किसको समझ में आया? यहाँ समझ में किसको आया बताओ? यहाँ किसी को आया समझ में? 1 2 3 4। आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं ना करते इसमें। देखो सेकंड हाउस का कारक हमने क्या क्या बोला? धन और वाणी का। ये आ गया समझ में? आप हाँ जी, हाँ इतना आया। अच्छा। अब धन और वाणी का कारक ग्रह हमने कहा बुध और बृहस्पति को। चेतन जी के घर में जो भी संपत्ति है वो संपत्ति का कारक चेतन जी है। अब चेतन जी चाहे कहीं भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, तब तक चेतन जी के घर के संपत्ति सुरक्षित है जब तक आपकी नजर आपके घर परिवार के प्रति है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बरोबर। बृहस्पति और बुध कारक स्थान है इनका दूसरा स्थान। संपत्ति के रूप में बृहस्पति और वाणी के रूप में बुध। यहां तक आया समझ में आप लोगों को? अब बुध, अब देखो जरा, दूसरे स्थान का मालिक कौन है? बुध है, कन्या राशि है वो। ये भी आ गया समझ में? यह चीज आप हर जगह लगा सकते हो। अभी हम सेकंड हाउस को अभी देख रहे। बुध कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में। ये भी आ गया समझ में? अष्टम मतलब कि इस फर्स्ट हाउस से अष्टम भी गिनेंगे। अपने से 7वां होके बैठा हुआ है, लग्न भाव से 8वां होके बैठा है। तो लग्न भाव से 8वां होके बैठना अच्छी बात नहीं है कोई भी ग्रह, लेकिन बैठ गया बुध। वो है बृहस्पति का घर। अब बृहस्पति अपने घर में बैठा है अष्टम भाव में लग्न से। यहां तक आ गया समझ में? अब यहां जरा कैलकुलेशन करिए। सेकंड भाव का दोनों ही कारक ग्रह बृहस्पति और बुध है। ये अभी पहले हमने बात किया था। बृहस्पति और बुध इन दोनों के डायरेक्टली दृष्टि, सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस में हो रहा है। बुध की दृष्टि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सप्तम कल हमने पढ़े थे, हो रहा है ना? जी हाँ, हो रहा है। हाँ। अब अपने कारक स्थान में देख रहे हैं जी बृहस्पति और बुध। यहाँ बुध नीच का है, उच्च का नहीं है। अब देखो नीच का कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो वो खराब करता है। वो अपने भाव को भी खराब करेगा, अपने कारक स्थान को भी खराब करेगा, जहां वो बैठता है उसको भी हानि करेगा। बुध जो है यहाँ हानि करने के लिए तैयार है। लेकिन अब चेतन जी बीमार पड़ गए अचानक। लेकिन बीमार जो पड़े वो अपने एक किसी क्या कहते मोदी साहब जी के घर में जाकर के उनके बंगले के सामने जाते ही चेतन जी बीमार पड़ गए। अब मोदी के सामने बीमार, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री है वो, तो चेतन जी के बीमार पड़ना मुश्किल वाली बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि मोदी साहब है वो अपने बुलाएंगे, इलाज तो कर ही देंगे। या जहां पर चेतन जी को खुद को सुरक्षित महसूस हो सकती है, अपने मम्मी पापा के पास, अपने भाई बंधुओं के पास। तो बुध जो है बीमार तो है, खुद से नीच होके बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा है, खुद से क्या है वो बीमार तो है, लेकिन बृहस्पति के घर में जाके बीमार हुआ है और बृहस्पति उसी जगह में बैठा हुआ है। तो बुध को कोई टेंशन नहीं है। वो कहता है जिसके घर में हूं उस घर का मालिक मेरे ही पास है। तो बुध को कोई टेंशन नहीं है टेंशन? तो बुध हो गया चौड़ा। बृहस्पति कहता है अरे नहीं भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे पास। तो ऐसे में क्या हो गया, अब जो बृहस्पति है वो एकदम
मजबूत हो गया, मजबूत बृहस्पति, और उस बुध का नजर सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस में नजर होते ही क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे बलवान। कौन, बुध और बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का बलवान होने का मतलब क्या है, उसका जो सेकंड हाउस है वो उसका कारक ग्रह के मजबूत होने से ऑटोमेटिकली वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो क्या फल होगा, इसका धन और संपत्ति अच्छा होगा, धन संपत्ति इसको मिलेगा। सेकंड हाउस का डायरेक्टली संपत्ति और वाणी है। अब इसी तरह से हमें लिखिए जरा, इनडायरेक्टली द्वितीय भाव से क्या देखना है, सेकंड हाउस से हाँ, ताऊ जी, हाँ जी, इनडायरेक्टली क्या देखना है इनडायरेक्टली। लिखिए जरा, ताऊ, आपके ताऊ जी के स्वास्थ्य कैसा है, आपके ताऊ का स्वास्थ्य। साली, आपके साली का स्वास्थ्य। आपके समधी, समधी समझते हो कौन है, आपका बेटा या बेटी का, बेटा का ससुर और बेटी का भी ससुर, समधी। ननद, ज्वाई, जवाई, जीजाजी। प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आपका छोटा सा नन्ना सा बालक है, उसके कुंडली में अगर सेकंड हाउस में कमजोरी है तो हम क्या कहेंगे, उस बच्चे के प्राइमरी स्कूल के जो एजुकेशन है वहां प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस के लिए। तो यह जो लाभ सिद्धांत है वो उसके ऊपर हम रोज चर्चा करते रहेंगे तो दिमाग में जरूर घुस जाएगा ये। बस यही है, कुंडली में इतनी सी बातें हैं। तीसरे भाव का कारक ग्रह है मंगल। अब मंगल कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी ग्रह के साथ हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका कुछ न कुछ प्रभाव थर्ड हाउस में पड़ेगा। समझ में आया? एक तो हमें उस भाव को देखना है और उसके कारक ग्रह को देखना है। अगर ठीक है, अब इससे हमें क्या क्या देखना है, आपकी इच्छा। इच्छा क्या है, इच्छा लिखिए जरा, इच्छा, पराक्रम, ये डायरेक्ट है। इच्छा, पराक्रम, साहस और भाई, छोटा भाई। इच्छा, पराक्रम, साहस और छोटा भाई, ये हम थर्ड हाउस से देखेंगे। और इन सभी चीजों का कारक ग्रह है मंगल, यह भी ध्यान से देखना। इच्छा का कारक ग्रह है मंगल। अगर आपका मंगल बहुत कमजोर है तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो एकदम कमजोर होंगे, इच्छा से रहित होंगे। इच्छा न होने का मतलब क्या है, एक आदमी में प्रबल इच्छा होता है। जैसे मान लो कोई आदमी दिन रात मेहनत करता है किसी चीज को, जैसे कुछ लोग संगीत के बड़े है ना होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो संगीतकार जो लोग होते हैं जो 24 घंटा टटरंग तबला बजाते रहते हैं, हारमोनियम बजाते रहते हैं, उनके थर्ड हाउस का और फोर्थ हाउस का संबंध होता है। उनके लिए थर्ड हाउस का संबंध किसी न किसी दूसरे भाव के साथ होना जरूरी है। इच्छा से ही तो होती है ना सारी चीजें। अब आप लोग अपने कुंडली को देखिए, अभी आपके अंदर सीखने की इतनी प्रबल इच्छा है। आप लोगों के अपने अपने मंगल ग्रह को चेक करिए और थर्ड हाउस की स्थिति को चेक करिए। कहीं ना कहीं इस वक्त जो आप आयुर्वेद सीखने के लिए प्रवृत्त हो, ज्योतिष सीखने के लिए प्रवृत्त हो, उन थर्ड हाउस में या थर्ड के मालिक मंगल के साथ, इनका इस थर्ड हाउस का मंगल ग्रह के साथ कहीं घनिष्ठ संबंध है। ठीक है जी। तीसरे भाव से इनडायरेक्टली जो चीज हम देखेंगे, मामा और मामा के दुख, मामा और मामा के दुख,
मामा और मामा के दुख भी हम तीसरे घर से देखेंगे। आपके मामा जी की संपत्ति, आपके मामा जी के स्वभाव, उनका विचार, मामा जी का क्या क्या चीजें आप देख सकते हो, वो सभी चीजें हम थर्ड हाउस से देखेंगे। ये एक बंदा आ जाए तो बस मेरा यहाँ पर काम हो जाता है। गुरुजी, ये आप हर बार ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? ऐसा ब्लैंक मार के रखो और उसको कॉपी पेस्ट मार दो ना। नहीं ना होता यहाँ पर। नहीं, कुछ करके रखो और कॉपी और पेस्ट मार दो। नहीं नहीं, ये अलग चीज है। ये मैं जो ये कर रहा हूँ ना, ये अभी मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, कोई बात नहीं, कल परसों इसके हाँ, लिए अभी मैं बना रहा हूँ ना व्यवस्था उसका। ठीक ठीक। क्या ठीक है जी, थर्ड हाउस हो गया। थर्ड हाउस का मालिक है मंगल, और उसके संदर्भ में भी हम वैसे ही देखेंगे। मंगल पहले फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस बुध बृहस्पति के लिए मैंने जो चलाया था, उसी हिसाब से यहाँ भी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे फोर्थ हाउस में, ये है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का जो कारक है वो चंद्रमा, मंगल और शुक्र है। ये कारक का बड़ा महत्व होगा। कारक का मतलब है कि तीसरे भाव से तो हम सिर्फ उसके पराक्रम, इच्छा, साहस और भाई, इसके बारे में देख रहे थे, और इन सभी का कारक जो होता है वो मंगल होता है। इसी कारण से मंगल थर्ड हाउस का अकेला मंगल रहा। लेकिन चौथे भाव से हम क्या क्या देखेंगे? एक तो मन, आपके मन की क्या स्थिति है। चौथे भाव से हम मन की स्थिति को देखेंगे। मन कितना दुष्ट है, मन से क्या सोचता है ये आदमी, या आदमी मन से रोगी है या शरीर से रोगी है, मन का कैसी स्थिति है। दूसरे नंबर में है माता, आपके मम्मी का शरीर कैसा है, मम्मी का मन कैसा है, मम्मी के पास संपत्ति कितना है, मम्मी दयालु है या नहीं है, मम्मी को रोग लग रहा है या नहीं है। सभी चीजें हम किससे देखेंगे? चौथे घर से। तीसरे नंबर में ये जो डायरेक्टली देखने वाला बड़ा डायरेक्टली मतलब इंपॉर्टेंट, जमीन कितना, लैंड कितना है आपका। फोर्थ हाउस से हम देखेंगे लैंड। और आपके विचार, आपका विचार कैसा है, अच्छा विचार रखते हो, बुरा विचार रखते हो। ये जब भी कभी फोर्थ हाउस का बात होगा तो तुरंत मन, जमीन, माता और विचार, इसको हमें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है। चतुर्थ भाव से हम पेट के रोग, पेट में क्या क्या रोग हो सकते हैं, यह इसे हमने इनडायरेक्टली देखना है। डायरेक्टली तो हमने मन, माता, जमीन, विचार। चतुर्थ भाव में पेट के रोग। मित्र, आपके कैसे मित्र होंगे, आपके पड़ोसी कैसे होंगे, आपके घर के बगल में क्या चीज है, खेती, आपके जमीन कैसी है। हालांकि ऊपर ही हमने देख लिया, वो जमीन में पानी पड़ता या नहीं पड़ता, सारी चीजें हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। इसे हम 10वीं क्लास तक की शिक्षा के बारे में भी देखेंगे। जिसके कुंडली आप देख रहे हैं वह व्यक्ति का 10वीं तक का जो एजुकेशन है उसमें कैसा है। किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस में हमने प्राइमरी स्कूल के बारे में बताया, फोर्थ हाउस से हमने क्या बताया, उसके सेकेंडरी स्कूल 10वीं क्लास तक के या 12वीं क्लास तक, बोर्ड तक, या 10वीं भी कह सकते। 10वीं के बाद फिर हमारे एजुकेशन की सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसे हम इनडायरेक्टली चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह है चंद्रमा है, शुक्र है
और मंगल है। अब इसके यहाँ के कारक होने का भी कारण है। देखो उधर चंद्रमा का कारक मन है और माता है। इस भाव से हम मन को भी देख रहे हैं और माता को भी देख रहे हैं, इसीलिए चंद्रमा इसके कारक हो गया। इन दोनों के कारण से जमीन को देखते हैं, इसीलिए मंगल है, क्योंकि मंगल का कारक, जमीन का कारक जो होता है वो मंगल होता है। ठीक है, मन का और विचार की जो स्थिति है, और एजुकेशन हो गया, खेती हो गया, विशेष करके जमीन, खेती, खेती के तौर तरीका, किस तरह की खेती करते हो, शुक्र, शुक्र जो होता है ना, खेती किसानी के लिए देखा जाता है। गाय पालन हो गया, चौथे स्थान से देखेंगे, बकरे पालन करना, गाय पालन करना, खेती करना, धान रोपना, मक्की लगाना, ये सभी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। तो चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये चौथे घर का कारक ग्रह है। जब भी कभी कहीं चंद्रमा कमजोर होगा, कहीं भी हो चंद्रमा, तो क्या समझ में आना चाहिए, जैसे एक बेटा को अगर मारे तो माँ को दर्द होती है। हेलो सर, मैं अभी लंका जी में थोड़ा, मैं क्लास में हुआ ना, अभी कल बात करेंगे। हाँ जी, तो ये हो गया है ना। अब हम बात करेंगे पंचम भाव, फिफ्थ हाउस के बारे में। सर चंद्र कमजोर मतलब माँ के साथ संबंध अच्छे है या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, चंद्रमा कमजोर है हाँ का मतलब है कि चौथे भाव कमजोर है। चंद्रमा हाँ क्योंकि उसका कारक है, चंद्रमा मन और माँ को देखता है। चंद्रमा हाँ जितना जितना कमजोर होगा, उतना उतना हाँ। उसके माँ के शरीर में बीमारीपन आएगी, कफ से संबंधित व्याधि देगा। माँ के साथ संबंध खराब है ऐसा नहीं है, माँ के माँ साथ की। संबंध, माँ, और देखो चंद्रमा जितने पापी ग्रह से, शत्रु ग्रह से घिरा हुआ है, आपके आपके माँ के साथ उतना संबंध खराब है। ओके ओके ओके। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का से हम विद्या, यानी आपकी एजुकेशन, यह जो एजुकेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन है। अब तो हमने एजुकेशन को यहाँ तीन जगह से देखा, एक तो सेकंड हाउस से, एक फोर्थ हाउस से, एक फिफ्थ हाउस से। सेकंड हाउस से जो एजुकेशन देखा वो हमने प्राइमरी एजुकेशन देखा, है ना। नर्सरी से लेकर के कहाँ तक प्राइमरी हो सकता है, 5वीं क्लास तक या 6ठी क्लास तक, या नर्सरी से लेकर के एक, प्राइमरी मतलब चौथी, हाँ जी, सेकेंडरी मतलब अप टू 10वीं। हाँ, चौथी तक लगा लो, तीसरी चौथी तक प्राइमरी लगा लो। जी हाँ। तो वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सेकंड भाव से देखेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन जो है फोर्थ हाउस से देखेंगे, और प्रोफेशनल एजुकेशन है, आगे जाके क्या करना है अब, उसे हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। तो फिफ्थ हाउस में लिखिए एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, बेटा, आपका बेटा। अब यहां पर वही 7, यहां पर जरा आप देखिए जरा, है ना। अब ये बेटा, पंचम, फिफ्थ हाउस जो है बहुत महत्वपूर्ण हाउस है। 9, 10, सर आप ये कुंडली बना रहे हो उसको क्या कुंडली बोलते हैं? क्योंकि जो लग्न स्थान है वहां आप 7 लिख रहे हो, तो इसको क्या कुंडली बोलते हैं? ये लग्न कुंडली। तो जन्म जन्म कुंडली में उधर एक होता है क्या? एक सेकंड में पहले इसको भर लूं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूंगा।
चेतन जी कहाँ चले गए? अच्छा चलिए, अब यहाँ पर देखिए जरा, मनोज जी, कुलदीप जी, आप सभी लोग 8 लोग हो, चलो आपके समझ में आ जाए वो भी बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ हाउस से हमने क्या क्या देखना है? आपके प्रोफेशनल एजुकेशन, आपके बेटा और लॉटरी। लॉटरी आपको कितना लॉटरी मिल रहा है, लॉटरी में पैसा गुम हो रहा है कि नहीं, लॉटरी से पैसे कमाते हो कि नहीं, अचानक संपत्ति का स्थिति है ना, लॉटरी विशेष करके भारत सरकार निकाले या कोई भी निकाले, लॉटरी से पैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, अचानक संपत्ति आएगी नहीं आएगी, फिफ्थ हाउस से। इन सभी का कारक ग्रह बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति को फिफ्थ हाउस का कारक ग्रह माना जाता है। किसी का, मनोज जी के संतान में बेटा नहीं है, पंडित जी मुझे बेटा चाहिए, कुंडली देखो, तो देखने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करता है, पहले तो वो बृहस्पति को देखता है, बृहस्पति कितने बल में है, क्योंकि उसको मालूम है बृहस्पति अगर बली होगा तो निश्चित उसको बेटा मिलेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि बृहस्पति जो है वो संतान का कारक ग्रह है, यानी फिफ्थ हाउस का कारक ग्रह है। बृहस्पति फिफ्थ हाउस का कारक ग्रह है। पंचम भाव का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति जितना जितना मजबूत होगा उतना उतना पंचम भाव से संबंधित यह 3 कारकों को बल देगा। एक तो आपके प्रोफेशनल एजुकेशन को बल देगा, दूसरा आपके बेटा से संबंधित सुख को देने वाला, तीसरा आप अगर कहीं लॉटरी में पैसे, हालांकि मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो बतेरे कुछ डुबो के बैठा हुआ हूँ, मैंने बहुत पैसे डुबाया है, इसलिए आप लोगों को नहीं कहूँगा जाकर के आप लोग डुबाओ। अगर इच्छा है तो माड़ा मोटा थोड़े बहुत डुबाने में कोई हर्ज नहीं है। हमने 1-2 लाख रुपया डुबाया, आप लोग 60-70 हज़ार रुपया डुबा सकते हैं। फिफ्थ हाउस से हम वही डुबाने वाली जो लॉटरी है उसके बारे में, अगर कोई कहता है सर हमने डुबाना है, आप देखिए कितना डुबाऊं, तो आपको भैया ऐसा है कि फिफ्थ हाउस में ऐसी स्थिति है ग्रहों की। ठीक है जी, मान लीजिए अब बृहस्पति उसका बड़ा बलवान है, कहीं भी बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, और ग्रहों की समीकरण थोड़ा सा नेगेटिव होकर बैठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे भाई, एक पॉइंट बड़ा स्ट्रोंग जो है, बृहस्पति तो कमजोर है। अब पंचम भाव में देखेंगे, पंचम भाव में अच्छे ग्रहों की प्रभाव है कि नहीं है, दूसरे अगर नहीं है तो दूसरे नंबर पे हम कहेंगे नहीं, संतान से संबंधित कोई सुख आपको नहीं मिलेगा। बृहस्पति ग्रह से हम क्या करेंगे, संतान को देखेंगे, या पंचम भाव से संबंधित विचार हम करेंगे। समझ में आया जी? मनोज जी, किसको समझ में नहीं आया अभी मैंने जो बताया? पंचम भाव जो है वो संतान, लॉटरी और विद्या के एजुकेशन, एजुकेशन, इन तीनों का कारक भाव है। उस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। उस भाव में अगर कोई खराब स्थिति होती है, कमजोर होता है वो भाव, तो हम कहेंगे इसके इन तीनों में इसके प्रोफेशनल एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, या कर तो लेगा लेकिन बाद में इसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसके संतान में बेटा ना होने वाली स्थिति होगी, उसको लॉटरी में पैसा बर्बाद होगा। जी, लेकिन अभी ये डायरेक्टली नहीं बोलना है, इसके ऊपर भी बहुत सारे अड़चने हैं बाद में। सर बृहस्पति तो आपको पैसा देता है, फिर ये पैसा मतलब धनलाभ होगा या पैसा डूबेगा? बृहस्पति अगर बृहस्पति वही है ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो हाँ। बृहस्पति उधर से हम एक क्या चीज पढ़ते हुए आए, हाँ यही चीज आपने ना चेतन जी, आप में ना देखिए, जैसे बृहस्पति को हमने क्या बोला, स्थिर संपत्ति का मालिक है। स्थिर संपत्ति, ओके ओके, आया जब। अब क्या होगा, बृहस्पति स्थिर संपत्ति का मालिक है, इसका मतलब बृहस्पति के अभी तक हमने कारक में क्या क्या पढ़ते हुए आए हैं, इसका सेकंड हाउस का कारक है बृहस्पति और फिफ्थ हाउस का कारक है बृहस्पति। एक संतान में बेटा उत्पन्न होने को हम संपत्ति मानते हैं ना, बच्चे हमारे संपत्ति है।
बच्चे हमारे संपत्ति है। संपत्ति है। हम उस बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में डालते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि हम उसमें जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे वैसे कर रहे। अच्छा एजुकेशन, अच्छा बेनिफिट। तो दूसरा हाउस, सेकंड हाउस संपत्ति का है, पांचवा भाव विद्या और संतान का है। ऐसे में बृहस्पति अगर किसी का कमजोर होगा, कहीं भी होगा, तो कमजोर बृहस्पति अभी तक की स्थिति में सेकंड और पंचम भाव के इन कारकों को बर्बाद करने वाला होगा, या कहूं कि उसको सही तरीका से न देने वाला होगा। अब पंचम भाव के कुछ इनडायरेक्टली जो विचार है उसको लिखिए। जैसे बाणी के संदर्भ में हमने सेकंड हाउस भी देखा था, बाणी, लेकिन सेकंड हाउस की जो बाणी है ना, वो बचपना की बाणी है, मन से निकलने वाली बाणी है। जब हम किसी बाणी को मन के साथ जोड़ के देखेंगे, किसी बाणी को मन से लेकर के जोड़ेंगे तो वो सेकंड हाउस होगा। सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा होगा तो हम क्या कहेंगे, इसके जन्मजात बाणी में स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम, मतलब तेजस्वी वाला बाणी है, छुपाने वाली बात नहीं है। अगर बुध होगा तो चमत्कृत बाणी, एकदम छुपा करके बोलना बचपन से ही। अगर राहु होगा तो छुपा करके झूठ बोलना, झूठ बोलना। पंचम भाव जो होता है ना, वो बोली वचन होता है। पंचम भाव से भी हम बाणी को देखेंगे। बोली वचन का मतलब है जब आपका उम्र ज्यादा हो जाता है। अभी चेतन जी का बोलने का लहजा कैसा है, देखो बचपन में तो बच्चे कैसे भी बोले कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, देता है, हंसेंगे, आनंद लेंगे बच्चों के तोतलापन को। लेकिन जैसे बड़े होंगे, वो शादी वादी हो जाए, तो उसके बाद आप किस तरह से बोलते हो समाज के सामने, लोग उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो आपने, जब आपके बच्ची है या आपका लड़का है, शादी का टाइम आ गया, अब आपने कुंडली देखना है, तो सामने वाले, जैसे आपका लड़का है, लड़की देखना है, कुंडली मिलान करना है, तो आप देखना है ना कि वो लड़की मुंह फट तो नहीं है, एकदम फटाक से जवाब देने वाली। तो उसके लिए हमें पंचम स्थान देखना होगा। अब हमें यहाँ सेकंड हाउस नहीं देखना है, हमें यहाँ फिफ्थ हाउस को देखना है, क्योंकि उसकी जो बोली वचन है, बोलने का जो तौर तरीका है, वो हम पंचम भाव से देखेंगे। दूसरी बात, पंचम भाव से गुप्त रखने में कितना सामर्थ्य है उस बाणी को, गोपनीय बातें। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बातें हैं उसको मन में नहीं रख सकते। कुछ भी अगर आप चेतन जी बताओ ना कि बेटा ऐसा है, ये बात है, किसी को नहीं बोलना, तो बाहर जाकर के सबसे पहले वही बोल देगा जो जिसको मना किया गया था। तो यह व्यक्ति के मन में कितनी बात टिकती है, किसी बात को कितना गुप्त रख सकता है, उसको हम पंचम भाव से देखेंगे। और रिश्ते में आपकी भुवा की स्थिति कैसी है, आपकी भुवा की शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, उसके तमाम जो विचार है वो हम पंचम भाव से करते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब ये कैसे करें। जैसे हमने ऊपर सेकंड हाउस से देखा, ताऊ जी, साली जी, समधी जी आपके सामने आया। जैसे कि हमने बताया था सेकंड हाउस से हमने ताऊ को देखना है, तो ये सेकंड हाउस को लग्न बना लो। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी कैसे देखना है इसको, मान लो कि आपके सामने आपकी साली है, साली की तो कुंडली है नहीं। अब आपके कुंडली से हम साली को कैसे देखेंगे,
चेतन जी, वो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। आपके कुंडली है और उस कुंडली, आपके ताऊजी का तो कुंडली है ही नहीं, डरने क्या बात है यार। आपके ताऊजी की कुंडली नहीं तो क्या हुआ, आपके सेकंड हाउस में जो राशि है, मान लीजिए कि 7 नंबर यहाँ है। अब ये 7 का मतलब क्या है, चेतन जी पूछ रहे थे, बार बार बीच वाले फर्स्ट हाउस में नंबर चेंज करते। सुबह जन्म के समय में, सुबह जब सूर्योदय हुआ ना जी, सुबह जब सूर्य उदय हुआ, वो सूर्य उदय किस लग्न में हुआ है, सूर्योदय किस लग्न में हुआ है सुबह, जो महीना होगा, ध्यान देना, जो महीना होगा, हिंदी महीना, अगर कार्तिक महीना होगा तो सुबह का सूर्योदय तुला राशि में होगा। इसको जानने का तरीका नोट करिए आप लोग चाहे। अगर कार्तिक का महीना है तो तुला राशि में, वैशाख का महीना है तो मेष राशि में सूर्य उदय होगा, यह हमेशा होगा। अगर ज्येष्ठ महीना में, ज्येष्ठ का मतलब कौन सा राशि है, वृष राशि है। मेष यानी वैशाख, वृष यानी ज्येष्ठ, मिथुन यानी आषाढ़। इस तरह से हमने आपको पहले दिन बताया था ना, कौन से राशि का कौन से महीने का कौन सा राशि है। अब देखिए, किसी आदमी का जन्म हुआ है आश्विन में, आश्विन महीने में जन्म हुआ है या कार्तिक महीने में जन्म हुआ है, तो सुबह का जो सूर्य उदय है वो तुला राशि में होगा। कार्तिक महीने में जन्म होगा तो सुबह का जो सूर्य उदय है वो तुला राशि में होगा। अब जो ये लग्न है, कम से कम 1.5 घंटे में एक लग्न चेंज होता है, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, ऐसे ही, उसका भी एक समान तो नहीं होता, कभी 2.5 घंटा। तो जैसे जैसे घंटा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये नंबर भी आगे बढ़ेगा। यहां 7 होने का मतलब है, आप देखिए यहां पर सूर्य जिस राशि में होगा, सूर्योदय उसी राशि में होगा। समझ में आया आपको। अभी आप लोग पंचांग होगा तो किसी भी पंचांग में इस महीने के पंचांग निकालिए आप लोग, ड्रगन जी निकालिए, सुनील कुमार जी निकालिए, अभी फटाफट पंचांग निकालिए। अभी का पंचांग निकालिए इस महीने का। अब आप लोग में ना एक यही समस्या है कि मैंने बोल दिया पंचांग निकालिए और इधर उधर आप लोग देख रहे हो किधर पंचांग निकल गया गुरुजी, निकल। हाँ, अब देखिए जरा, अभी जो महीना है उस महीने में पंचांग को निकालिए, पंचांग खोलिए। पंचांग खोलिए जी खुल गया। अभी कौन सा महीना है, फाल्गुन, हाँ शुक्ल पक्ष। फाल्गुन है। सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है, कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है अभी, किस राशि में, उसी पंचांग के नीचे कुंडली बनाया हुआ होगा 12 खाने में, वहां देखिए जरा किस नंबर में सूर्य बैठा है। लग्न में गुरुजी। अरे मैंने कहा राशि, राशि राशि कितने नंबर का राशि है, वहां नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी जी जी, एकादश राशि है। हाँ, 11वां राशि है। तो जी फाल्गुन का मतलब कितना कितना कौन सा राशि है, 11वां राशि है ना फाल्गुन। 12वां यानी चैत्र, 1 यानी वैशाख। अभी फाल्गुन का मतलब है कुंभ, कौन सा राशि में सूर्य गया, कुंभ, कुंभ राशि में सूर्य है। सूर्य कुंभ राशि के कितने अंश में है, 27 अंश में है। 27 का मतलब कितना अंश बच गया ये सूर्य, बस संक्रांति आने वाला है। अभी संक्रांति कब हो गया, अब कल परसों तक में संक्रांति है।
हो गया जी फाइनल। अब यह जो सूर्य है सुबह सुबह अगर अब ये जो अभी किसने बोला यहाँ सुनील कुमार जी ने बोला लग्न में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर है, तो ये इसीलिए क्योंकि सूर्य उदय के समय को लेकर के वो कुंडली बना हुआ है, पंचांग बना हुआ है, इसलिए फर्स्ट हाउस में सूर्य है। मान लो कि 7, 8, 9, 10, 11 मान लो ये इस महीने का ये कुंडली है। कुंडली होने का मतलब सूर्य यहाँ पर आ गया, जी 11 सूर्य यहाँ पर आ गया। तो इस बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ होगा? मान लो कि ये भाद्र महीने का है और ये 5 है। अलग अलग चीज देखते हैं यहाँ पर सूर्य है, कितने बजे का जन्म होगा इसका? रात का। ध्यान से देखिए जरा, यहां से इधर दिन है और इधर इधर रात है, यहां से इधर रात होगा, इधर दिन होगा। इस बीज को अगर आप यहां से बीज को यहाँ पूरा काट लो इसको, तो यहां से इधर रात है और इधर दिन है। लेट नाइट। इधर रात है, यहां से इधर दिन है। लेट नाइट। हाँ, तो ये कितने बजे का जन्म होगा? ये इस व्यक्ति का जो जन्म है वो मान लो भादो महीने में है। भादो महीने में जन्म कितने महीने में, कौन से महीने में हो गया? जहां सूर्य है वही महीना है, उसी महीने में जन्म हुआ ऐसे मानेंगे। आप अपने कुंडली में देखिए सूर्य कहाँ बैठा है? जहां सूर्य बैठा है वही जन्म का महीना है। महीना निकालना बड़ा आसान है। जहां सूर्य बैठा है वही महीना है। कौन से महीने में जन्म हुआ है? अगर 5 लिखा है तो भादव में जन्म हुआ है, भाद्रपद में। तो भाद्रपद में मान लो कि अगर सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है, 6 बजे सूर्य उदय होता है भाद्र में, तो 7 नंबर में ये आ गया जी। 7 नंबर के लग्न है, इसका मतलब कितने बजे जन्म है? 6 बजे जन्म है सूर्य। देखना यहाँ पर ध्यान से देखिए, सूर्य के टाइम में जन्म हो गया। इधर से देखिए जरा, अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके आप 6 बजे है तो 7, 8, 8:30 2.5 घंटे के हिसाब से लगा लो यहाँ पर। तो 12वें भाव में पहुंचते पहुंचते 8:30 हो गया। अथवा अगर हम यहाँ पर 2 घंटा भी लिखेंगे तो 8 बजे हो गया। अगर 6 बजे जन्म हुआ, 6 बजे सूर्योदय हुआ है, समझ में आया आपको? सूर्य यहाँ 11 भाव में है, 5 नंबर में है। 5 यानी सिंह राशि में सूर्य है, यानी भादो महीने में जन्म हुआ। 7 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब कितने बजे जन्म हुआ हम मानेंगे? तो यहाँ से आप गिन लो, 2-2 घंटे के हिसाब से भी अगर आप गिनोगे तो सुबह 8 से 10 8 यहाँ 6 इसको यहाँ लगा लो, क्योंकि वो 6 टाइम में तो इसका ये हुआ। तो 6, 7, 8 और 9, 10 9 10। हाँ, कितने बजे जन्म हुआ इसका? रात के 10 बजे। रात के नहीं भैया, सुबह के 2 सुबह दिन के 10 दिन के 10 बजे। ये सुबह के इधर 10 आप AM देख लो, इधर ये दिन है, इधर AM है और इधर PM है। ये PM है, कुंडली में ऐसे ही देख लो, ये AM है। इस खाने के एक लाइन खींच लो, इधर AM इधर PM। गुरुजी, इससे अच्छा होगा आप ऊपर सूर्योदय लिखिए और यहाँ मध्य रात्र। ये ऊपर सूर्योदय और ये बीच में मध्य रात्र, और मध्य रात्र के बाद वापस सूर्योदय की ओर जा रहे हैं वो, और सूर्योदय से शाम और मध्य रात्रि की ओर आ रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखिए जरा, ये 7 है, यहाँ पर सूर्य है, तो बताइए कितना बजे, कितना टाइम हो गया सूर्य यहाँ पर है? तो यहाँ पर सूर्य यानी कि 6 बजे यहाँ पर हो गया।
तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसका मतलब कितना हो गया? 24 बजे का मतलब रात के 12। रात के 12 बजे। तो अगर सूर्य यहाँ पर होगा तो हम क्या कहेंगे? उसका जन्म रात के मध्य रात्रि है। बस हो गया। सूर्य जहां है वहां से 2-2 घंटा जोड़ते जाओ। हाँ, 2-2 घंटा बरोबर। और ये घंटा भी दीनमान रात्रिमान के, हमने जो दीनमान निकालने का तरीका सीखा था ना पहले। हाँ हाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त के मान को हमने क्या किया था? पहले सूर्यास्त में सूर्योदय को घटाया था, घटाने से जो मान आया था वही दीनमान है। उसी दीनमान के आधार पर यहाँ पर घंटा मिनट यहाँ तय होगा कि कितने घंटे में एक लग्न जो है वो क्रॉस होगा। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, है ना, बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब आज हमने 5th तक हमने पढ़ा है, आज है ना 5th हाउस तक। पंचम भाव में हमने बृहस्पति को कारक ग्रह माना। कल हम 6ठम भाव से हम कल सीखेंगे। ठीक है, आज हमारा इतना ही। कल चेतन जी आप जरूर आइएगा, जब आप आते हैं तो थोड़ा सा जान आ जाता है ना क्लास का। बाकी तो ज्यादा बोलते नहीं है ना बाकी लोग। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो चीज है ना चेतन जी, आप लोगों को सभी को बता दूं, यह चीज में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बस रोज हम बोलते रहेंगे, उसको सुनते रहिए। अब इतना ही है इसका सिद्धांत, आप लगा लो इतना ही है, इससे ज्यादा कोई इसकी थ्योरी है नहीं। अब बस कुंडली में यही आज तक जो हमने 1 महीने तक लगा करके जो चीज सीखा, इसी चीज को अब हम घुमाते रहेंगे, बस आगे से पीछे घुमाते रहेंगे कुंडली में। ठीक है जी कुलदीप जी? अब इसी हाँ जी गुरुजी। हाँ जी बताइए।